नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा नौवीं के विषय हिंदी गद्यखंड पाठ 2 लिहाजा की ओर इसका वर्णन कर रहे हैं। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तो पहले लेखक के बारे में जानकारी। राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 ईस्वी में पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम केदार पांडे था। राहुल जी की शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में वे लंका गए और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसके बाद उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के विद्वान थे। यानी इतनी भाषाएं इन्हें आती थी। उन्हें महापंडित कहा जाता था, क्योंकि जो कई भाषाओं का ज्ञाता होता है उसे महापंडित की संज्ञा दी जाती है। तो सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध साहित्य की आदि अनेक विधाओं की रचना की है। यही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का उनके मूल से हिंदी में अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा तक, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी आदि उनकी कृतियां हैं। यात्रावृत्त लेखन के क्षेत्र में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उनसे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंदिर की जगह पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अलावा वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। और उसी श्रृंखला में इन्होंने लिहाजा की ओर का वर्णन किया है। इस पाठ में राहुल जी पहली बार तिब्बत यात्रा करने के लिए गए और यह यात्रा उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के रूप में की थी। इसमें राहुल जी ने लिखा है कि तिब्बत की राजधानी लिहाजा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय तिब्बत का समाज कैसा था। इसके बारे में उन्होंने अच्छी तरह वर्णन किया है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोर्ट का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। अर्थात वहाँ चीनी का ही अधिपत्य था और चीनी फौजों की छावनियां वहाँ बनी हुई थी। आजकल बहुत से फौजी के मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्यक्ष एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक कहता है कि एक पुरानी किले में चाय की दुकान थी, वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तो तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी और कुछ आराम भी। वहाँ जाति पात छुआछूत का सवाल ही नहीं, ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंगी बना के टोंटीदार बर्तन में आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने लगा।
यानी वहाँ से गुजरने की फीस मांगने लगा। हमने वह दोनों चीज़ें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले और आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते थे और ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और अब हम भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोपड़े में थे। बहुत कुछ लोग को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त ठंड पीकर बहुत कम होश हवास में दोस्त लगते हैं। अब हमें सबसे निकट डांडा थोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं। नदियों के मोड़ और पहाड़ी के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी की सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अर्थात सुनसान में उसे ना कोई देखने वाला है और ना कोई सुनने वाला। यहाँ कोई गवाह देने वाला भी नहीं मिलेगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए, अर्थात वहाँ हथियार के लिए लाइसेंस बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। इस कारण छोटा आदमी भी पिस्तौल और बंदूकें लेकर चल सकता था। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद अपने ही प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल ही थोंडला के पास खून हो गया था। शायद खून की हमें अब उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ तहाँ वैसी सूरत देखते टोपी उतारकर जीभ निकालकर दया दया एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील की से कम नहीं था। मैंने सुमन से कहा कि यहाँ से लंगकोट के लिए 2 घोड़े कर दो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़े। डांडे के पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटी की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती हैं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझ लिया कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं द्वान की वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पाता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते टूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील पैदल चला। आगे घर में पूछने से पता लगा कि लंगकोट का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर दूर था तो सुमन से इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं। मैं देख नहीं रहे हो घोड़ा कैसा सुस्त चल रहा है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमन को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगकोट में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुप्पड़ मिला। ये वहाँ का भोजन है जो कि चावलों से बनाया जाता है। अब वहाँ से विश्राम करके हम आगे टिंगरी के विशाल मैदान में थे।
जो पहाड़ से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है चिंगड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीनी बत्तियों के गंडों से खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते, अर्थात वहाँ गंडे का प्रचलन था। लोग अपने गुरुओं का गंडा बांधना उचित समझते थे, इसलिए बोध गया से लाए गए कपड़े से वो सैकड़ों गंडे बनाए दिया करते थे और उसे अपने हाथों में पहना करते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, तो मैंने सोचा यह तो 2 हफ्ता उधर भर ही रहेगी, अर्थात हफ्ता 2 हफ्ता यजमानों की यहाँ ही लगा देंगे, क्योंकि यजमान से उन्हें काफ़ी कुछ प्राप्त होगा, उनके यहाँ पूजा पाठ करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। मैंने अपने मित्र से कहा कि हाँ, आपको जहाँ भी यजमानी में जाना है वहाँ जाकर गंडे बांट दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाओ, क्योंकि वहाँ आपको ठहरना पड़ेगा और ठहरने से अब यहाँ वक्त ज़्यादा लगेगा। इसके लिए मैं तुम्हें लिहाजा पहुँचकर रुपये दे दूँगा, अर्थात जो रुपये आपको यजमानी में मिलेंगे कि गांव जाकर जो कोई कुछ देगा, तो उतने रुपए मैं आपको लिहाजा में जाकर दे दूंगा। आप यहाँ वहाँ गांव में न जाइए और अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। तो लेखक इस यात्रा का वर्णन कर रहा है कि वहाँ कितनी कठिनाइयाँ होती थी चढ़ने पर, क्योंकि पहाड़ी स्थान था और वहाँ डांकों का भी भय था। ऐसे कठिन रास्ते पर चल रहे थे। सुमत ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। भरिया मतलब भार ढोने वाला, कोई हमारे सामान को लाद कर चल सके, इस प्रकार के व्यक्ति को खोजा, लेकिन वहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो हमारा सामान ढो सकता था। सवेरे ही जल्दी होती तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा, अर्थात 10-11 बजे तक वहाँ तेज धूप निकल आती थी और ऐसी धूप में चलना कष्टदायक था, अर्थात धूप के कारण हम आगे सामान को लेकर नहीं चल सकते थे। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, जैसे अपने यहाँ गर्मियों की धूप होती है, वैसे ही तिब्बत की धूप वहाँ कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हो, ललाट धूप से जल रहा है, ललाट मतलब माथा धूप के कारण हमारे जलने लगा था, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है, अर्थात पीछे ठंडक के कारण हमारे कंधे ठंडे पड़ रहे हैं। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। क्योंकि वहाँ कोई मजदूर नहीं मिल रहा था भाड़ ढोने वाला, तो मजबूरन में हमने अपने सामान को एक डंडे के सहारे अपने कंधे पर टांगा और आगे की ओर बढ़ने लगे। यद्यपि सुमत के परिचित तिंगड़े में भी रहते थे, अर्थात जो हमारे साथ सुमत था उसके परिचय वाले वहाँ भी रहते थे, लेकिन वहाँ उसने कोशिश नहीं की। लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए वह मजदूर बेगार में मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन के अनुवाद की कॉपियाँ रखी हुई थी। हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। मेरा आसन भी वहाँ लगा। वह बड़े बड़े मोटे कागज पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी।
सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए और मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यानी उन्होंने यहाँ लिहाजा की यात्रा का वर्णन किया है कि इस यात्रा में मुझे बहुत सी कठिनाई हुई। मेरे साथ जो साथी था उसकी कृपा से भी हम इस यात्रा को पूरा कर सके। अब इसके प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, थोंगड़ा के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? उत्तर है, लेखक का मानना है कि यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर निर्भर है। शाम के वक्त लोग छंद पीकर सो जाते हैं, अर्थात छंद एक प्रकार की शराब। इसलिए बहुत कम लोगों के होश हवास ठिकाने होते हैं, इसलिए वो स्वागत नहीं करते। प्रश्न नंबर 2, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर है, हथियार का कानून न रहने के कारण किसी के पास बंदूक या पिस्तौल हो सकती थी। एकांत शून्य स्थानों से गुजरते हुए हत्या का भय बना रहता था। प्रश्न नंबर 3, लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और वह धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, उसने गलत रास्ता चुन लिया और इसी कारण लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया था। यह हुआ तीसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमित को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर, लेखक का साथी सुमित के रास्ते के आसपास के गांव में अपने यजमानों को गंडे और ताबीज बांटता जाता था। इसमें उसे काफी समय लग जाता था। इस कारण लेखक ने उसके शेखर विहार पहुंचने पर सुमित को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार वहां पर जाने पर वहां एक अच्छे मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां मिल गई थी। अब लेखक पुस्तकों में व्यस्त था, इसलिए उसने सुमित को उसके यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। प्रश्न नंबर 5, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को बीहड़ स्थानों से गुजरना पड़ा। 16 से 17,000 फीट ऊंचे पर्वतों को लांघना पड़ा। उसे ऐसे स्थानों से होकर जाना पड़ा जहां डाकू अकारण लोगों का खून कर देते थे। तिब्बत के विचित्र मौसम को झेलना पड़ा, जो कि बहुत ही कठिन था। प्रायः अपना सामान पीठ पर लादकर भीड़ों में पैदल यात्रा करनी पड़ी। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। लिहाजा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें उस समय के तिब्बती समाज का पता चलता है कि वहाँ सभ्य एवं समर्पित समाज था। जाति पात छुआछात जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा करने जैसा बंधन भी नहीं था। औरतों तक के विश्वास और आतिथ्य प्रेम का भाव था। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति को भी खाने पीने के लिए वस्तुएं बनाकर दे दी जाती थी। कानून व्यवस्था न होने के कारण लोग खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे और किसी का खून करने तक में भी नहीं सकते थे। समाज में अंधविश्वास व्याप्त था, इसलिए लोग भिक्षुओं और उनके द्वारा बनाए गए गन्नों को पाना चाहते थे। जागीरदारी प्रथा थी, जागीरदार स्वयं खेती करते थे। रोजगार न होने के कारण मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे। समाज में आपसी मेल जोल की मांग थी। तो अभी आपने लिहाजा की ओर, जो कि लेखक राहुल शांतकर्ता द्वारा लिखी गई है, यात्रा वृत्तांत है, इसके बारे में आपने पढ़ा और उसके प्रश्नोत्तर दिए। अब मैं यही पाठ समाप्त करता हूँ। जय हिंद।